दोस्तों बीपीएससी ने जो है टीचर एग्जामिनेशन के लिए डीएलएड का सिलेबस निर्धारित किया है। उसके अंतर्गत यूनिट 3 का टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 यानी कि पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम, अवधारणा तथा विविधाधार एवं पाठ्यचर्या में कार्य एवं शिक्षा की भूमिका। दोस्तों इन दोनों टॉपिक से मैं आज आपको इसका एमसीक्यू इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। इन दोनों टॉपिक्स को ध्यान से देखें तो दोनों टॉपिक्स पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम पर आधारित है, इसलिए इन दोनों को समाहित करके मैं आज आपके बीच में इसका एमसीक्यू लेकर के उपस्थित हूँ। दोस्तों मैंने इसका एमसीक्यू इस तरह से तैयार किया है कि आपको पूरे टॉपिक की जानकारी इस तरह से हो जाए जैसे आप डिटेल में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि किसी भी एमसीक्यू के बाद अगर जहां मुझे लगा कि इसका डिटेल भी आपको बताने की ज़रूरत है, वहां पर मैंने इसका डिटेल भी आपके बीच में लाया हूं। तो चलिए एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों हेड टीचर एग्जामिनेशन 2022 के अंतर्गत डीएलएड सिलेबस में यूनिट 3 का टॉपिक नंबर 1 एंड 2 यानी टॉपिक 1 पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम, अवधारणा तथा विविधाधार, और दूसरा जो टॉपिक देख रहे हैं पाठ्यचर्या में कार्य और शिक्षा की भूमिका, इसका एमसीक्यू आपको हिमांशु क्लासेस की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यचर्या क्या है। अब यहाँ पर 5 ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन ए है पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियाँ, बी है पाठ्यक्रम उद्देश्य विधि मूल्यांकन, सी है विषय वस्तु उद्देश्य पाठ्यक्रम कार्यक्रम अनुभव गतिविधियाँ संबंध कौशल व्यवहार, वहीं ऑप्शन डी है कि विद्यालय के विषय अनुभव गतिविधियाँ पारस्परिक संबंध। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी पाठ्यचर्या जो है वो है विषय वस्तु उद्देश्य पाठ्यक्रम कार्यक्रम अनुभव गतिविधियाँ संबंध कौशल और व्यवहार। दोस्तों पाठ्यचर्या के बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल हम कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इससे आ सकते हैं और सभी पॉइंट्स को आपके लिए जानना जरूरी है। तो देखिए एक एक पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ है कि पाठ्यचर्या छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की सूची है। पहला ये कि जो पढ़ाई जाती है छात्रों को उसका पाठ्यचर्या विषय वस्तु की एक सूची होती है। अब देखिए इसका विषय वस्तु की जो सूची होती है वो पाठ्यक्रम होता है, लेकिन पाठ्यक्रम जो है वो पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट जो है पाठ्यचर्या विषयों का एक समूह है, सभी तरह के विषय इसमें समाहित होते हैं। पाठ्यचर्या एक विद्यालय या कॉलेज में पालन किए जाने वाला पाठ्यक्रम है। ये ऊपर वाला जो बात मैंने आपको बताया वो क्लियर हो गया। यहाँ पर पाठ्यचर्या विद्यालय या कॉलेज की गतिविधियों का कार्यक्रम है। देखिए पाठ्यचर्या अध्ययन विषय वस्तु का एक समूह है। एक एक पॉइंट दोस्तों आपको नोट कर लेना चाहिए, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। देखिए उसके बाद है कि पाठ्यचर्या में विद्यालय या कॉलेज में आयोजित पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियाँ दोनों शामिल हैं। देखिए पाठ्यचर्या में वे सभी अनुभव शामिल होते हैं जो एक शिक्षार्थी विद्यालय या कॉलेज में प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए। यह कथन किसका है? यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों कनिंघम, क्रो एंड क्रो, रॉबर्ट यूलिच, फ्रावेल, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पाठ्यचर्या शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न रूपों में किया जाता है, सामान्य रूप से इसका आशय है। अभी देखिए पाठ्यचर्या के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग को हासिल करना है। बहुत सी जानकारी मैंने आपको अभी बताई, अब कुछ आगे देखते हैं। अब देखिए सामान्य रूप में इसका क्या आशय है। जैसा कि पाठ्यचर्या शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न रूपों में किया जाता है, तो यहाँ पर एक एक चीज़ को देखते हैं कि विद्यालय में अध्ययन के लिए निर्दिष्ट पाठ्यक्रम तथा अन्य संबंधित सामग्री। ऊपर में जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताई उसमें ये बातें समाहित थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलिए बी देखते हैं। बी है दोस्तों कि विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री है, ये भी इसका सामान्य रूप से इसका आशय है। अब सी जो ऑप्शन है कि किसी विद्यालय में निर्दिष्ट विषय का ये पाठ्यक्रम है, तो सी भी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। वो डी आता है कि विद्यालय में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले नियोजित अधिगम अनुभवों को सम्मिलित
रूप है ये पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो मैंने आपको अभी ऑप्शन बताए ये सभी ऑप्शन सही हैं, यानी सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ई होगा, यानी एक से अधिक। यानी कि ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पाठ्यचर्या की अवधारणा के संबंध में कितनी विचारधाराएं प्रचलित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विचारधाराओं के बारे में। तो अवधारणा के संबंध में जो विचारधाराएं हैं वो सही जवाब है उसका ऑप्शन नंबर ए, 2 विचारधाराएं प्रचलित हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं ये देखिए। ये विचारधाराएं जो हैं प्राचीन या संकुचित अवधारणा, दूसरा है आधुनिक अवधारणा। अब इसमें प्राचीन जो धारणा है दोस्तों उसमें है कि इसके अनुसार पाठ्यचर्या को बहुत ही संकुचित अर्थ में लिखा जाता था, अर्थात कुछ तथ्यों का ज्ञान कराना था या ज्ञान जो था विभिन्न विषयों द्वारा प्रदान किया जाता था। आधुनिक पाठ्यचर्या की धारणा जो है के अनुसार बालकों के सर्वांगीण विकास के विभिन्न विषयों तथा अनुभवों का समावेश किया जाता है। तो ये जो 2 अवधारणाएं हैं, जो धारणाएं हैं उसके बारे में हम लोग को जानना है, प्राचीन धारणा और आधुनिक अवधारणा या आधुनिक पाठ्यचर्या की धारणा। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। प्राचीन में संकुचित था, आधुनिक में व्यापक हो गया, सर्वांगीण विकास से संबंधित हो गया बालक का। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पाठ्यचर्या के कितने आधार हैं। तो जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे हैं इसमें आपको जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, 4 आधार हैं। अब ये चारों आधार के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसमें पहला है सामाजिक शक्तियाँ, दूसरा है स्वीकृत सिद्धांतों द्वारा प्राप्त मानव विकास का ज्ञान, सी जो है यानी कि नंबर 3 जो है अधिगम का स्वरूप, और नंबर 4 जो है ज्ञान और संज्ञान का स्वरूप। तो ये जो चारों आधार है आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है पाठ्यक्रम है। अब देखिए अभी पाठ्यचर्या के बारे में पढ़ रहे थे, अब पाठ्यक्रम के बारे में जानते हैं। तो पाठ्यक्रम है, अब पहला जो ऑप्शन है एक शिक्षा का आधार है, बिल्कुल है। पाठ्यक्रम के अनुसार ही छात्र अपना अधिगम कार्य करते हैं, सही। जो पाठ्यक्रम रहता है उसी के अनुसार अधिगम कार्य करना होता है। पाठ्यक्रम द्वारा ही विषयों को क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, ये भी सही है। समाज की आवश्यकता को देखते हुए ही किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, बिल्कुल समाज के ऊपर ही आधारित होता है पाठ्यक्रम। उसके बाद है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जब ये चारों सही है तो ऑप्शन ई ही सही है, एक से अधिक। तो 6 का हुआ ऑप्शन नंबर ई। अब 7 देखते हैं, 7 क्या है। 7 है कि पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है या शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक है। इससे उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं सम्मिलित है इसमें। तो उक्त कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों कनिंघम, हॉर्न, मुनरो, फ्रॉवेल। तो इसका सही जवाब है हॉर्न का कथन है ये, जो आपने पढ़ा, जो आपने सुना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पाठ्यक्रम की प्रकृति को व्यक्त किया जा सकता है। किस पाठ्यक्रम की प्रकृति को कैसे व्यक्त किया जा सकता है? अब यहाँ देखिए ऑप्शन ए जो है, पाठ्यक्रम की प्रकृति में शिक्षार्थी की ज्ञान वृद्धि हेतु नियोजित सभी परिस्थितियाँ और उन्हें उचित क्रमबद्ध करने वाले सैद्धांतिक आधार सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है। बी है कि पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी के वे सभी अनुभव जिन्हें वो क्लास में, लेबोरेटरी में, फील्ड में, खेल के मैदान में, पुस्तकालय, पाठ्येतर क्रियाओं के द्वारा प्राप्त करता है, समाहित होती है। बिल्कुल ये भी सही है। अब ऑप्शन सी की ओर बढ़ते हैं। सी है कि पाठ्यक्रम की प्रकृति में सैद्धांतिक विषयों के साथ साथ अनुभवों की संपूर्णता भी समाहित होती है, जिसको शिक्षार्थी विभिन्न औपचारिक साधनों में उपयोग करता है। पाठ्यक्रम की प्रकृति में वे सभी अनुभव समाहित होते हैं जो विद्यालय में शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। यानी ऑप्शन ए, बी, सी और डी सभी सही हैं। यानी इसका सही जो ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। यानी कि पाठ्यक्रम की प्रकृति को व्यक्त किया जा सकता है, जितने भी आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं वो सभी से व्यक्त किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि पाठ्यक्रम के प्रमुख आधारों को विभाजित किया जा सकता है।
अब यहाँ पर 4, 6, 8, 10, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 6। अब 6 के बारे में देख लेते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए पाठ्यक्रम के प्रमुख आधारों को निम्न रूप में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, पहला जो पाठ्यक्रम का जो आधार है उसमें दार्शनिक आधार है, दूसरा मनोवैज्ञानिक आधार है, तीसरा ऐतिहासिक आधार है, चौथा सामाजिक आधार है, पांचवा सांस्कृतिक आधार है और छठा वैज्ञानिक आधार है। तो ये जितने भी आप आधार देख रहे हैं उन सभी को आपको याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पाठ्यक्रम के महत्व है। 10 का यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में ही कहा कि इस तरह से मैंने तैयार किया है कि आपको पूरी जानकारी हो जाए इस टॉपिक का, इसलिए यहाँ पर जो ई ऑप्शन मैंने रखा है वो आपको पूरी जानकारी देने के ध्यान को रखते हुए मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को बनाया है। तो क्वेश्चन जो 10 है वो है कि पाठ्यक्रम के महत्व है। तो पाठ्यक्रम का महत्व के मामले में अगर बात करें सिलेबस के महत्व के बारे में, तो पहला जो है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। बिल्कुल शैक्षिक उद्देश्य के लिए पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है, इसका महत्व यही है। शिक्षण सामग्री के निर्धारण में सहायक, ये भी सही है। शिक्षण विधियों के निर्धारण में सहायक, ये भी सही है। चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व के विकास में सहायक, कोई भी शिक्षा चरित्र का निर्माण करती है और व्यक्तित्व का विकास करती है। यानी पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये चारों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों ई सही होगा। नंबर 11 है कि किसने कहा कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए हेनरी। हेनरी ने कहा कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या इन दोनों में जो अंतर है वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए अंतर जो है वो यहाँ पर मैं पॉइंट वाइज आपको बता दिया हूँ। पहला जो है कि पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में सिलेबस और पाठ्यचर्या को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं। अब पाठ्यक्रम जो है छात्र के बौद्धिक और तार्किक स्तर को दृढ़ बनाता है, ध्यान दीजिए, बौद्धिक और तार्किक स्तर को दृढ़ बनाता है, जबकि पाठ्यचर्या से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। अब है अर्थात इसमें शारीरिक, मानसिक और व्यवहार आदि सभी क्रियाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। किसमें? पाठ्यचर्या में। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है कि पाठ्यचर्या में कार्य की आवश्यकता क्यों है। अब जैसा कि हम लोगों ने जो सेकंड टॉपिक है कि पाठ्यचर्या में कार्य की भूमिका, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन है कि पाठ्यचर्या में कार्य की आवश्यकता क्यों है। अब 12 का यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन जो ए है दोस्तों कि व्यक्तित्व विकास में मदद करती है। बिल्कुल, पाठ्यचर्या में जब कार्य सम्मिलित होता है तो व्यक्तित्व के विकास में मदद करती है। उत्पादन कार्य हेतु व्यावसायिक तैयारी और दक्षता विकसित करती है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है कि विभिन्न उपकरणों, तकनीकों, प्रक्रियाओं, सामग्रियों और वस्तुओं से परिचित कराते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी है कि सामुदायिक सेवा से संबंधित स्थितियों से परिचित कराने का अवसर प्रदान करती है, ऑप्शन डी भी सही है। यानी जो सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी पाठ्यचर्या में कार्य की जो आवश्यकता है, यहाँ पर जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हैं वो इसके अंतर्गत सभी आते हैं। तो आप ऐसे जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लाए हैं उसके पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे। चलिए, अब 13 क्या है कि 13 जो है कि पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में शामिल नहीं है। अब देखिए क्या नहीं है, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विचार, पारिवारिक आकांक्षाएं, सामाजिक लक्ष्य और राष्ट्रीय लक्ष्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय विचार जो है पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शिक्षा का आशय है। अब यहाँ पर देखिए कर्म, कोश, ग्रंथ, ज्ञान, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पाठ्यक्रम बाधा क्या है। यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं कि शिक्षण के लिए पर्याप्त समय की कमी, लक्ष्य और उद्देश्यों की उपलब्धि, छात्रों की रुचियाँ, भाषा व्यवधान। अब देखिए अगर देखा जाए तो ए भी सही समझ में आ रहा है, सी भी और डी भी।
क्योंकि ये तीनों पाठ्यक्रम के लिए बाधा साबित हो सकते हैं। लेकिन आपको इसमें जो सही जवाब लगाना है ऑप्शन ए है कि शिक्षण के लिए पर्याप्त समय की कमी पाठ्यक्रम बाधा के अंतर्गत आती है। ये छात्रों की रुचियां भी इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन ये सब देख दिया रहे तो ऑप्शन ए आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पाठ्यक्रम बाधा शिक्षण के लिए पर्याप्त समय की कमी को दर्शाता है। यदि शिक्षक के पास शिक्षण के लिए पर्याप्त समय नहीं है तो वह पाठ्यक्रम को पूरा करने में बाधा बन जाता है। शिक्षकों के लिए उचित समय प्रबंधन की आवश्यकता होनी चाहिए ताकि वे बिना किसी बाधा के पाठ्यक्रम को पूरा कर सकें। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि विद्यालय ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो जाए, परीक्षा को आसान बनाना, पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि वह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहे, या उनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 16 का जो यहाँ पर सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, परीक्षा को आसान बनाना। यही पाठ्यक्रम के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। बाकी जितना भी आप देख रहे हैं वो सभी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक विद्यालयी पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, छात्रों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री, शिक्षण के लिए प्रयुक्त समस्त सामग्री एवं विधियाँ, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव, विद्यालय द्वारा छात्र का विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञानार्जन। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव। ध्यान रखेंगे, पाठ्यक्रम के लिए सर्वोत्तम तरीके को जो परिभाषित करता है वो यही है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो ऑप्शन आप देख रहे हैं उसमें सही जवाब है सामान्य शिक्षा। सामान्य शिक्षा इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों का झुकाव होना चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इसका जो सही जवाब है कि प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों का झुकाव होना चाहिए बालक अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। ये इसका सही जवाब है। बाकी जितना भी ऑप्शन आप देख रहे हैं वो इसमें नहीं होगा। 20 है कि पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों को बिल्कुल बिना शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखे हुए पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं हो सकता। छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं को बिल्कुल इसी के अनुसार पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाता है, क्योंकि अगर पाठ्यक्रम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा तो वो छात्रों के पहुंच से बाहर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन सी और डी ये सही जवाब नहीं है, यानी ए और बी सही जवाब है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ई होगा। 21 है कि अपव्यय और अवरोधन की समस्या प्राथमिक रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपव्यय और अवरोधन की जो समस्या प्राथमिक रूप से होती है वो किस शिक्षा से संबंधित है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षा की एक एजेंसी के रूप में स्कूल से संबंधित नहीं है। देखिए क्या क्वेश्चन है कि कौन सा कार्य जो है शिक्षा की एक एजेंसी के रूप में स्कूल से संबंधित नहीं है। अब इसका जो जवाब आपके सामने लिखा हुआ है ऑप्शन के रूप में कि ज्ञान मूल्यों, रीति रिवाजों आदि को संरक्षण करना, धार्मिक समस्याओं को निश्चित समाधान देना, सामाजिक विकास के तरीके और साधन सुझाना, बच्चों को उनके भविष्य की भूमिका निभाने के लिए सामाजिक बनाना। अब देखिए स्कूल से जो संबंधित नहीं है वो क्या है, वो धार्मिक से संबंधित है। वो क्या है, धार्मिक समस्याओं को निश्चित समाधान देना, ये स्कूल का पार्ट नहीं है। बाकी जितना भी आप देख रहे हैं वो स्कूल के एक एजेंसी के रूप में सम्मिलित है दोस्तों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 23 है कि पाठ्यचर्या के उद्देश्य हैं। अब उद्देश्य में आते हैं 23 क्वेश्चन में कि शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना, असंख्य ज्ञान को सामान्य रूप से प्राप्त करना, सामाजिक आवश्यकताओं को इसमें सम्मिलित नहीं करना, अरुचिकर ज्ञान प्राप्त करना, ये सब तो कभी होगा नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना ही पाठ्यचर्या का उद्देश्य है।
अब इन उद्देश्यों को एक बार हम देख लें तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, पाठ्यचर्या के जो उद्देश्य हैं यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया है, आप उसे नोट कर लेंगे कि शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना ये उद्देश्य है। आवश्यक एवं उपयोगी ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से प्रदान करना। पाठ्यचर्या का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना ये होना चाहिए। उसके बाद है सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना, संस्कृति एवं सभ्यता को हस्तांतरित करना। ये तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है किसी भी विद्यालय का और विद्यालय के अंतर्गत पाठ्यचर्या का। पर्यावरणीय जागरूकता में वृद्धि करना, व्यवसाय परक पाठ्य सामग्री प्रदान करना। उसके बाद है अध्यापक को स्पष्टता प्रदान करना, रुचिकर ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक एवं शैक्षिक समस्याओं का निवारण, लोकतंत्र की स्थापना करना, अधिकारों एवं कर्तव्यों से परिचित करना। तो दोस्तों ये जो है ये आपको नोट कर लेना है कि पाठ्यचर्या के उद्देश्य क्या क्या हैं। इससे भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखिए 24 है कि पाठ्यचर्या में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए पाठ्यचर्या की योजना में वर्तमान सामूहिक जीवन की आवश्यकताओं की अनुकूलता का ध्यान रखना। अब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इस बात का ध्यान रखा जाता है। पाठ्यचर्या के अंतर्गत समस्त विद्यालय वातावरण, सभी प्रकार के संपर्क, पठन क्रियाएं एवं विषय सम्मिलित करने चाहिए, ये भी सही है। पाठ्यचर्या को गतिशील होना चाहिए। पाठ्यचर्या में व्यवसाय, उत्पादन, उपलब्धियां, अभ्यास क्रियाएं आदि सभी चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए। अब ये देखिए ऑप्शन ए, बी, सी और डी ये सभी सही हैं। ये पाठ्यचर्या में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये सभी आएंगे। तो इसका सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, एक से अधिक। 25 है कि निम्नलिखित में से किस पाठ्यचर्या में से एक पाठ्यचर्या का प्रकार है। अब देखिए इसमें प्रशासन केंद्रित पाठ्यचर्या, समाज केंद्रित पाठ्यचर्या, विकेंद्रित पाठ्यचर्या या विषय केंद्रित पाठ्यचर्या। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो पाठ्यचर्या हो वो विषय केंद्रित पाठ्यचर्या हो। तो डी सही जवाब कर लेंगे। लोग पाठ्यचर्या के प्रकार देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए विषय केंद्रित पाठ्यचर्या, शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या, अनुभव केंद्रित पाठ्यचर्या, क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या, शिल्प केंद्रित पाठ्यचर्या और कोर पाठ्यचर्या। कोर पाठ्यचर्या जो अमेरिका में प्रचलित है दोस्तों, और बहुत ज़ोर शोर से कोर पाठ्यचर्या वहाँ कार्य करता है। इस प्रकार की जो पाठ्यचर्या होती है इसमें कुछ विषय और क्रियाएं अनिवार्य होती हैं और कुछ जो होता है वो ऐच्छिक होता है। तो ये है कोर पाठ्यचर्या। अब देखिए एकीकृत पाठ्यचर्या भी कोर पाठ्यचर्या के बाद ये पाठ्यचर्या का प्रकार है। तो ये पाठ्यचर्या के प्रकार को आप नोट कर लेंगे। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप सही जवाब लगा लेंगे। अब देखिए पाठ्यचर्या निर्माण के जो प्रमुख सिद्धांत हैं अब कौन है। अब 26 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत और तत्परता का सिद्धांत। तो पाठ्यचर्या निर्माण के जो सिद्धांत हैं ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर ई सही होगा, एक से अधिक। अब क्वेश्चन नंबर 27 है कि इनमें पाठ्यक्रम का उद्देश्य है 27। अब देखिए पाठ्यक्रम का उद्देश्य जो है बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करना, ये तो होगा। बालक का केवल सैद्धांतिक ज्ञान देना ये नहीं होगा। बालक के अनुशासन से ज़्यादा मस्तिष्क का विकास ये भी नहीं होगा। बालक को केवल दिशा निर्देश देना ये भी नहीं होगा। यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अब पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या क्या हैं ये जान लेते हैं। तो और बेहतर तरीके से अगर यहाँ पर मैंने आपको एक उद्देश्य दे करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, हो सकता है एग्जामिनेशन में आपको बाकी उद्देश्यों से भी क्वेश्चन पूछे जाएं, तो इसको जानना जरूरी है। तो देखिए छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, सभ्यता और संस्कृति का हस्तांतरण तथा विकास करना, बालक का नैतिक और चारित्रिक विकास करना, बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना, बालक की रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना, बालक की गतिशील लचीले मस्तिष्क का निर्माण करना, खोज की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करना, शैक्षिक प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारित करना, बालकों की क्षमता, योग्यता और रुचि का विकास करना, बालकों में लोकतांत्रिक भावना का विकास करना। तो ये है दोस्तों पाठ्यक्रम के उद्देश्य, आप इसे नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर
28 है कि भारत में शिक्षा को उत्पादक गतिविधि के माध्यम से कार्य शिक्षा के साथ जोड़ने की परिकल्पना किस आयोग के द्वारा किया गया। ये इम्पॉर्टेंट है आयोग। देखिए इसका जो सही जवाब है रेले, हंटर, कोठारी, राधाकृष्णन, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोठारी कमीशन 1964 to 66 में ये काम किया था। तो ये है सही जवाब, कोठारी कमीशन। 9 है कि पाठ्यचर्या में कार्य को शामिल करने के क्या लाभ हैं। अब देखिए यहाँ पर जो भी आप ऑप्शन देख रहे हैं कि छात्रों का उचित विकास एवं सामाजिक पहचान का विकास होता है, छात्र समग्र रूप से कार्य हेतु तैयार होता है, जो छात्र शिक्षा में कमजोर होते हैं उनका विकास होता है, छात्र विद्यालय के अन्य कार्यों में सहयोग देता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, छात्र का उचित विकास एवं सामाजिक पहचान का विकास होता है। देखिए पाठ्यचर्या में कार्य को शामिल करने के जो लाभ हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया है। छात्रों के उचित विकास के लिए छात्र की सामाजिक पहचान का विकास, मूल्यों और कौशल का विकास, आजीविका के बारे में सीखना और रचनात्मकता की वृद्धि, ये है पाठ्यचर्या में कार्य को शामिल करने के लाभ। आप दोस्तों इसे नोट जरूर कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि शिक्षा वो है जो स्कूल में सिखाई गई चीज़ों को भूल जाने के बाद बचती है। उक्त कथन किसका है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है और इसे आपको ध्यान रखना है। और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बातें कही थी। क्वेश्चन 31 है कि शिक्षा का अर्थ है। अब देखिए यहाँ पर शिक्षा का अर्थ बस किताबों में लिखे तथ्य तक सीमित है, ये गलत है। विचारों को याद करने तक सीमित है, ये भी गलत है। जो हमें प्रकृति से जोड़ती है, जो आसपास के लोगों से संबद्ध कराए और जो हमें अपने अंतर्मन से जुड़ने को प्रेरित करे, वो शिक्षा, ये बिल्कुल सही इसका जवाब है। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का अर्थ स्कूल में सीखा गया ज्ञान, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 है कि कार्य आधारित पाठ्यचर्या को प्रदान करता है। अब 32 जो है दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कार्य आधारित पाठ्यचर्या छात्र को प्रदान करता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिए, छात्र को क्या प्रदान करता है। छात्र को सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करता है, सही है। व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है, ये भी सही है। छात्र को जीवनोपयोगी ज्ञान प्रदान करता है, ये भी सही है। समाज के साथ स्वस्थ समन्वय स्थापित करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ये चारों सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई सही होगा। 33 है कि शिक्षा का व्यापक अर्थ है। 33 देखिए, जो बालक को विद्यालय में प्रदान किया जाता है, बिल्कुल नहीं। जो बालक को समाज में प्रदान किया जाता है, ये भी नहीं होगा। जो बालक अपने परिवार से पाता है, ये भी नहीं होगा। जो जीवन पर्यंत बालक प्राप्त करता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब है कि जो जीवन पर्यंत बालक प्राप्त करता है, ये शिक्षा का व्यापक अर्थ है। 34 है कि शिक्षण को कितने स्तंभों में बांट सकते हैं। 34 देखिए 3, 4, 5, 8, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3। देख लेते हैं इसको, इन तीनों स्तंभों को। पहला जो है वो है स्मृति स्तर, दूसरा है बोध स्तर और तीसरा है चिंतन स्तर। अगर इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेगा तो आपको ये अगर याद रहेगा स्मृति, बोध और चिंतन, तो आप इसका सही जवाब लगा देंगे। अब देखिए 35 है कि पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य किन आधारों पर किया जाता है। अब देखिए किन आधारों पर पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य किया जाता है, तो दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। तो देखिए इसमें जो है दार्शनिक होगा, सामाजिक भी होगा, मनोवैज्ञानिक होगा, आध्यात्मिक इसके अंतर्गत नहीं आएगा पाठ्यक्रम में। तो ये 3 सही होगा, यानी सही जवाब है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। तो दोस्तों यह था 35 क्वेश्चंस का एमसीक्यू यूनिट 3 का टॉपिक नंबर 1 और 2, यानी कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, अवधारणा तथा विविधाधार। साथ ही साथ टॉपिक जो सेकंड था वो था कि पाठ्यचर्या में कार्य और शिक्षा की भूमिका। इन दोनों से मैंने आपके बीच में ये एमसीक्यू लेकर के आया दोस्तों। उम्मीद है आपके एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो।